सभी को मेरा नमस्कार। आइए चलते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी के एक अगले टॉपिक की तरफ, एक अगले कंटेंट की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है संक्षेपण। संक्षेपण क्या कहलाता है? जैसे मैं बार-बार कहती हूँ आप लोगों से कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर घुस जाइए। जैसे ही आप उसके अंदर एंटर होते हैं ना, तो वो अपने आप उसका एनालिसिस हमें मिलने लगता है, उसका विश्लेषण हमें मिलने लगता है। संक्षेपण, संधि विच्छेद करेंगे हम इसका। संक्षेप अण, किसी भी चीज को संक्षेप, संक्षेप का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? संक्षेप का अर्थ हुआ मतलब शॉर्ट रूप, मतलब कम। अब संक्षेपण, तो संक्षेप में ही अपनी बात कह देना संक्षेपण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा, दोबारा सुनेंगे। संक्षेप का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? संक्षेप धन अण, तो संक्षेप क्या हुआ? मतलब शॉर्ट में। कोई चीज आज आपकी शॉर्ट में चल रही है तो वो हो जाएगा आपका संक्षेप। अण मतलब अपनी बात को बहुत संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, कम शब्दों में रख देना। संक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम माने तो मोहरी, लोकोक्ति। एक शब्द में बहुत कुछ कह जाती है वो। कमेंट, जैसे आप कहते हो ना कमेंट, अगर हमने कहा अध जल गगरी छलकत जाए, तो कितने शब्द हैं हमारे पास? अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब 5 शब्दों में। 5 शब्दों में मैंने पूरे ब्रह्मांड का सार तत्व निकाल के रख दिया। अगर इस एक लाइन पे अगर मुझसे बोलने को कहा जाए तो मैं 10 घंटे आराम से बोल सकती हूँ कि अध जल गगरी छलकत जाए को 10 घंटे तक लगातार बोलती रही। अधूरा ज्ञान, अर्थ क्या निकलता है इसका? अधूरा ज्ञान जब मनुष्य के पास होता है ना, तो वो छलकता जरूर है। जब गगरी होती है ना, गगरी समझ रहे हो आप लोग? जो मटका, जो घड़ा जो होता है ना, उसे आप सिर पे लेके जा रहे हैं कहीं। अब जो घड़ा है वो भरा हुआ है और आप पैदल चल रहे हैं खेतों में या जमीन में या कहीं भी रास्ते में, तो जब वो पूरा भरा होगा तो वो बैलेंस स्थिर आपके सिर पे वो रखा होगा। लेकिन वही घड़ा अगर आधा भरा होगा, वास्तविकता क्या है? यदि वही घड़ा आधा भरा होगा तो स्थिति क्या बनेगी आपकी? स्थिति बनेगी आपकी, इसका मतलब है कि जब वो गगरा आधा भरा हुआ है तो उसमें से पानी छलकेगा। तो ठीक उसी प्रकार संसार की स्थिति है कि जब आपके पास पूर्ण ज्ञान होगा तो आप अपने आप शांत हो जाएंगे। आपको किसी चीज की नॉलेज जब संपूर्ण तरीके से हो जाएगी, आप अपने आप शांत हो जाएंगे। आप इतने शांत हो जाएंगे कि किसी को लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है। और जब वही नॉलेज आधी अधूरी हो, पूर्णता की ओर नहीं हो, तो वो ज्ञान अपने आप झलकता है। तो कभी कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए। इन 5 शब्दों में दुनिया भर का अथाह ज्ञान है जो इसमें भरा हुआ है। तो वो जिस चीज को जितना संक्षिप्त आप लिखोगे, जितना छोटे रूप में आप लिखोगे, जितना संक्षेप में आप लिखोगे, वो आपका कहलाएगा संक्षेपण। उसका रूप होगा संक्षेपण का। तो किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें आप प्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। जब आप किसी चीज का संक्षेपण करते हैं ना, सारांश, अगर इंग्लिश में हम कहें समरी, संक्षेप, संक्षिप्त किया, सिनॉप्सिस, इतने सारे वर्ड यूज में आ सकते हैं इसके, कि संपूर्ण रचना स्वतः लिखित होती है। उसमें पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी मैंने बताया सिनॉप्सिस, अभी मैंने आपको वो विषय पढ़ाया था प्रतिवेदन का। उसमें जब आपकी सिनॉप्सिस तैयार कराई जाती है तो वो कैसे तैयार कराई थी? आपने पूरा मन्नू भंडारी जी के ऊपर से ज्ञान ले लिया, पूरा नॉलेज आपने मन्नू भंडारी जी के ऊपर से ले लिया।
आपने देख लिया कि मनु भंडारी जी का साहित्य क्या है, लेखिका किस प्रकार की हैं, किस प्रकार का वो लिखती हैं, उनकी लेखन कला क्या है, वो कैसे प्रयोग करती हैं, कैसे उसका यूज़ करती हैं, किन-किन मुद्दों को उन्होंने अपने लेखन का मुद्दा बनाया है, क्राइटेरिया बनाया है, किन-किन प्रकार से वो अपना लेखन करना चाहती हैं या करती हैं। तो ये ऐसे सारी चीज़ों का जब आपने गहन अध्ययन किया और उस गहन अध्ययन को जब आपने थोड़े-से संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया, तो वो कहलाएगा संक्षेपण। दोबारा इस परिभाषा को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद ये अपने आप में मतलब खुद ही पूर्ण है। इसे पढ़ने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षेपण में लंबे-चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण होता है। बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण होता है। इसमें मूल की कोई आवश्यक बात छूटने नहीं पाती है। देखिए कितनी अच्छे से बात रख रहे हैं अपनी कि संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण जो होता है उसमें किसी भी प्रकार से मूल बात नहीं छूटना चाहिए। लिख रहे हैं आप संक्षेपण के बारे में तो मूल बात ना छूटे उसमें किसी भी प्रकार से। बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण। मतलब संक्षेपण क्या कहलाता है देखिए आप, यहाँ संक्षेपण को क्या बताया गया है। किसी भी चीज का संक्षेप में वर्णन करना, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रख देना ही संक्षेपण कहलाता है। अभी हमने परिभाषा को सुना, समझा कि संक्षेपण में लंबे-चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके में रखा जाता है। वो आपका संक्षेपण कहलाता है। वो आपका संक्षेपण का प्रकार होता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण होता है। बड़ी मूर्ति का लघु अंकन होता है, बड़े चित्र का छोटा चित्रण होता है। इसमें मूल की कोई अनावश्यक बात छूटने नहीं पाती है। ऐसी कोई बात जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, वो संक्षेपण में नहीं छूट सकती है। अनावश्यक बातें छाँट कर निकाल दी जाती हैं। मतलब जो बात ज़रूरी नहीं है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ज़रूरी कौन-सी बात नहीं होती है? किसे हम माने कि ये बात ज़रूरी नहीं? चलिए हम बात करते हैं संक्षेपण की। तो अगर आपके सामने कंटेंट आता है, किसी को भी ले लीजिए, किसी भी लेखक या राइटर्स को हम ले लें, तो सामान्य रूप से मैं प्रेमचंद को लेती हूँ चलिए आपके सामने, ठीक है? अब प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास में प्रेमचंद जी ने गोदान के ऊपर महात्मा का वर्णन किया है कि जीवन पर्यंत संघर्ष करता है वो। बच्चों से लड़ता है, बीवी से लड़ता है, उनकी सेवा भी करता है, गायों की सेवा भी करता है, ग्रामीण परिवेश में भी वो काम को पूरा करता है, शहरी परिवेश में भी काम को करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत तक मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अपने हाथ से गाय का दान नहीं कर पाता है। तो वो जो इतना बड़ा गोदान उपन्यास है, 300 पेज करीब का गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा है, मैंने आपको कितने मिनट में बता दी ये बात? मैंने आपको कितने मिनट में बता दी? मुझे लग रहा है 1 या डेढ़ मिनट में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आपके मन में ये चीज़ आ गई कि गोदान के अंदर क्या होगा? गोदान के अंदर उसके संघर्ष होंगे, गोदान के अंदर संघर्षों की कहानी होगी, गोदान के अंदर गहरे ग्रामीण परिवेश का पूरा वर्णन किया गया होगा, गोदान के अंदर शहरी परिवेश का पूरा वर्णन किया गया होगा। गोदान में और बहुत सारे कैरेक्टर्स आए होंगे, सबकी अपनी-अपनी गाथा होगी, सबकी अपनी-अपनी व्यथा होगी, सबका अपना-अपना जीवन होगा, सब कैरेक्टर्स को उसमें दिखाया गया होगा। एक होरी है,
वो मूल पात्र इसका है, मेन कैरेक्टर्स के रूप में वो काम कर रहा है। धनिया है, उसकी पत्नी है ना? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ग्रामीण एरिया के भी, शहरी एरिया के भी। तो उन सबको मैंने मूल मूल उसका क्या बताया आपको? मूल आपको मैंने सिर्फ़ ये बताया कि गोदान में इतना दर्शाया गया है कि एक गरीब किसान अपनी पूरी जीवन पर्यंत मेहनत करता है। पूरे जीवन पर्यंत सोचता है संघर्षों से कैसे निकाले। एक मन में एक इच्छा रहती है उसके कि मुझे किसी न किसी प्रकार एक गाय का दान करना है। अंत तक क्या होता है? परिवार, परिवार के लोग, समाज, समाज के लोग, परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य सभी कुछ उसके बीच में बाधा बनते हैं। अंत में परिवार के लोगों द्वारा ज़हर देके मार दिया जाता है। लेकिन वो मरते दम तक अपनी गाय का दान नहीं कर पाता। तो ये कैरेक्टर था। अब इस कैरेक्टर को मैंने आपको 2 ढाई 3 मिनट में बताया, तो ये मैंने किया उसका संक्षेपण। जब इसकी आप पूरी कहानी सुनेंगे, आप 3 घंटे की फ़िल्म देखने जाते हैं, कोई भी फ़िल्म देख लीजिए, दिमाग में ले लीजिए। इस फ़िल्म को मैंने देखी, घर आके लोग पूछते हैं, आपके फैमिली वाले पूछते हैं, आपके परिवार वाले पूछते हैं, दोस्त यार पूछते हैं, "यार थीम कैसी थी?" आपका जवाब क्या होता है? थीम लाजवाब, थीम बहुत बढ़िया थी। मतलब थीम देखने के बाद ऐसी मोटिवेशनल मूवीज़ हमें देखना चाहिए। तो आपने 3 घंटे को 2 सेकंड में कैसे बता दिया? अच्छा आपसे और अच्छे से पूछे जाए, तो आप फिर कितना बताते हैं उसके बारे में? अभी करंट में चंदू चैंपियन की चर्चा बहुत चल रही है। चंदू चैंपियन को लेके जो बात रखी गई है, उसमें आप देख के आते हैं मूवी 3 घंटे की, साढ़े 3 घंटे की मूवी है वो पूरी। घर आके आपके फैमिली वाले, परिवार वाले दोस्त पूछते हैं, तो आप उसे कैसे डिफाइन करते हो? भाई साहब इतना आइडियल लगा ना मुझे चंदू चैंपियन, पूरी ज़िंदगी तमाम उम्र संघर्ष किए उसने। तमाम उम्र संघर्ष किए और अर्जुन अवार्ड भी क्यों चाहता था वो? सिर्फ़ इसलिए चाहता था अर्जुन अवार्ड कि उससे मुझे जो पैसा मिलेगा, उसको मैं गाँव के लोगों के लिए लगा दूँगा। पहलवानी भी की उसने, तैराकी भी की, इसमें स्विमिंग भी की, विकलांग भी हो गया, वो फ़ौज में भी पहुँच गया। फ़ौज में जाके इस स्थिति में आ जाए कि पता नहीं शहीद भी हो सकता था, 8 गोलियाँ खाई हैं। वास्तविक स्टोरी पे आधारित है पूरी की पूरी मूवी। तो गोलियाँ खाने के बाद भी वो ज़िंदा है। ज़िंदा है, मेमोरी है, उसके बाद उसने स्वर्ण पदक ओलंपियाड में जीता, स्विमिंग में, जिसके दोनों पैरों से वो विकलांग था, तो बिना पैरों वाली जो प्रतिस्पर्धा उसमें जीत के आया। तो अंत निकला चंदू चैंपियन। कितना 1 डेढ़ मिनट, ढाई मिनट में मैंने पूरी स्टोरी बता दी। आपने मस्तिष्क में पूरा इमेज कर लिया चंदू चैंपियन में क्या होगा। ये है संक्षेपण। इस प्रकार से काम होता है संक्षेपण का। तो इसमें हमने बताया आपको कि लघु अंकन, किसी बड़ी मूर्ति का लघु अंकन करना। बड़े चित्र का, ये जो चित्र मैंने देखा, मूवी देखी 3 घंटे की, उसका मैंने छोटा चित्रण किया। इसमें मूल की कोई भी बात नहीं छूटी मेरी। जब मैंने चंदू चैंपियन के बारे में आपको बताया, तो इसमें मूल जो कंटेंट था, उसमें से एक भी कंटेंट नहीं छूटा। उसका जन्म भी बताया, उसकी पहलवानी भी बताई, उसके बाद उसका फ़ौज में भर्ती होना भी बताया, उसके बाद उसे ओलंपिक में मुक्केबाज़ी में भी भेजना बताया। उसके बाद वो देश के लिए शहीद होने के लिए जाता है, तो वहाँ भी सरहद की रक्षा करने के लिए स्थिति शहीद होने जैसी आ गई, दोनों पैरों से विकलांग हो गया। वो परिस्थिति भी बताई मैंने आपको। उसके बाद भी वो जंग लड़ता है, जीतने की कोशिश अपने मन में रखता है और उसमें वो क्या करता है, तैराकी, स्विमिंग में वो ओलंपिक जीत के लाता है। और अर्जुन अवार्ड क्यों चाहता है? क्योंकि जो पैसा मिलेगा उससे गाँव का विकास, तरक्की। कोई कंटेंट मैंने आपके बीच में नहीं छोड़ा, लेकिन उस कंटेंट को फ़िल्माने में 3 घंटे का समय लगा। जो विस्तारित रूप था, जो भी इसके पहले हमने प्रतिवेदन पढ़ा, इसके पहले वाली वीडियो आप मेरी प्रतिवेदन को सुनिए। तो प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन उसका पूर्ण रूप से ब्यौरा है। जो घटना थी, वो 3 घंटे की फ़िल्म स्क्रिप्ट जो लिखी गई होगी, वो प्रतिवेदन थी। और उस प्रतिवेदन को शॉर्ट्स में बताना। अच्छा और अच्छे से इसको समझ सकते हैं आप ट्रेलर देखते हैं आप मूवी का, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है उस ट्रेलर में। ट्रेलर में आपको क्या दिखाया जाता है? जब मैं एग्ज़ाम्पल्स के बिना नहीं बता पाती हूँ। बिना एग्ज़ाम्पल तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं, आप चंदू चैंपियन का ट्रेलर देखिए उठा के। तो आपने 5-6 बातें मेरे मुँह से सुनी, अब चंदू चैंपियन के ट्रेलर में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रेलर में क्या दिखाया गया है?
स्टार्टिंग, ओपनिंग, उसके बाद उसकी पहलवानी, उसके बाद उसकी मुक्केबाजी, उसके बाद उसका सही धुन, उसके बाद उसका क्लोजिंग, ओलंपिक में जीतना। तो ये 2.5 मिनट, 3 घंटे की फिल्म को 3 मिनट के टेलर में पूरा कर दिया जाता है। वो 3 मिनट का टेलर क्या है? संक्षेपण। लिखने का तरीका क्या रहेगा? किसी भी बड़ी बात को क्रमबद्ध और संक्षिप्त तरीके में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। अनावश्यक बातें छांट कर निकाल दी जाती हैं और मूल बातें उसकी रख ली जाती हैं। यह काम सरल नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि ये काम आपके लिए सरल नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आप एक चीज को कई बार रीड एंड रीड ऑन रीड ऑन रीड ऑन करेंगे, तब आप जाके हर कंटेंट पे शॉर्ट में बता सकते हो। संक्षेपण का एक गुण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। मानसिक व्यायाम समझते हैं? मेंटली जो आपका काम कर रहा है। अभी मैंने एक क्लास और आप मेरी सुनेंगे पिछली वीडियो में, श्रवण कौशल के बारे में सुनाया था। सुनना एक कला है। आप दिन भर सुनते हो, दिन भर सुन रहे हो, लेकिन सुनकर उसे श्रवण करना, ये कौशल है। ये एक प्रकार का कौशल है कि सुनने के बाद उसे आपने श्रवण कितना किया। सुन तो सब रहे हैं। मैं भी दिन भर सुन रही हूँ, आप भी दिन भर सुन रहे हैं, पूरा दिन सुनना ही सुनना चल रहा है। मेरी वीडियो को भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन सुनने के बाद मेरी इस वीडियो में से आपने श्रवण कितना किया? और जब श्रवण किया तो वो किस रूप में किया? मानसिक रूप से। वो आपका क्या है? मानसिक व्यायाम। आप बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, मैं बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही। आप बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। और सुनने के बाद जब आपने एनालिसिस निकाला उसका, आपने सोचा कि चलो उसमें से जो मेन पॉइंट है रीडर, हाँ, उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। वो मेन पॉइंट आपके दिमाग में अंडरलाइन के लिए क्या-क्या है? यार एक पत्र लेखन बताया था, पत्र लिखने की कला सिखाई थी मुझे। उसके बाद वाली वीडियो में मुझे प्रतिवेदन बताया था, प्रतिवेदन लिखने की कला बताई थी। उसके बाद मुझे बताया था संक्षेपण। किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। तो इन जिन चीज़ों पे जब आपने श्रवण किया, आपने मानसिक तनाव लिया, आपने मानसिक उसमें काम किया, आपका मस्तिष्क यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से लेके यहाँ तक सब पूरा, पूरा वर्क कर रहा है। देखिए आप प्रैक्टिकली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम कर रहा है। उसमें आपकी आँखों का क्या योगदान है? आपने उसको थोड़ा-सा रीड किया। कानों का क्या योगदान था? उसमें आपने सुना। उसमें आपकी पंचेंद्रियों में से नाक का क्या योगदान था? भई साँस नहीं आती तो सुनते कैसे? तो उसने भी अपना सहयोग कहीं न कहीं आपके साथ किया। लिप ने क्या किया? आपने अपने अंदर-अंदर मौन वाचन किया। मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप मन में मौन वाचन कर रहे हैं क्या? ये हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। इस तरीके का आपने मौन वाचन किया। आपकी बॉडी के हर पार्ट ने आपको मस्तिष्क तक क्रिया पहुँचाने का काम किया। मस्तिष्क तक क्रिया, मस्तिष्क से जो क्रिया निकलती है, वो अचानक निकलती है और वो अचानक एक्टिव हो जाती है। मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, ठीक है? अब मुझे अचानक से बाल एक से करने हैं। तो ये मुझे नहीं करने थे, मेरे हाथ को तो आदेश किसने दिया? मेरे मस्तिष्क ने। मेरे मस्तिष्क ने कहा कि ऐसे हाथ उठा दो, उठ गया। और मस्तिष्क कहेगा ऐसे ही बैठे रहो, तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। मस्तिष्क जो है, ये इन्होंने कहा एक मानसिक व्यायाम है। ये पूरा व्यायाम कर रहा है। तो जब आप किसी 3 घंटे की स्टोरी को या 305 के उपन्यास को संक्षिप्त में लिखते हैं, तो आपका मानसिक व्यायाम उसमें होता है। उत्कृष्ट संक्षेपण के निम्नलिखित गुण होते हैं। अब देखिए, एक उत्कृष्ट संक्षेपण आप लिख रहे हैं, तो उसके कौन-कौन से गुण होते हैं? पूर्णतः संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। जब भी आप संक्षेपण लिखें, वो आपके द्वारा लिखा हुआ और पूर्ण होना चाहिए। किसी भी विषय, किसी भी कंटेंट को आप उसमें छोड़ नहीं सकते। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात तो नहीं छूट गई। मतलब फिर मानसिक व्यायाम करना है आपको अपना, फिर से उसे एनालिसिस करना है, फिर से सोचना है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं छूट गई। और सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लिए, एग्ज़ाम। आप पूरी साल स्टडी करते हो, पूरी साल आप पढ़ाई करते हो, आप मुझे रोज़ सुन रहे हो, मेरी 1 घंटे की वीडियो आप एक-एक टॉपिक पे लेके रोज़ सुन रहे हो।
और जब एग्ज़ाम में लिखने आता है 2 नंबर का क्वेश्चन अगर प्रतिवेदन के ऊपर से या संक्षेपण के ऊपर से लिखने आए, तो आप कितना लिखते हो? 2 नंबर के क्वेश्चन में हार्डली 6 लाइनें लिख देते होंगे। तो वो हार्डली 6 लाइनें क्या है? वो 6 लाइनें लिखने का तरीका जो आपने लिखा वो क्या है? संक्षेपण ही तो है। आप पूरी की पूरी किताब तो उतार के नहीं आते ना एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आप उतनी ही करके आते हो जितने में आपको मार्क्स मिले। अगर संक्षेपण 10 नंबर का आता है फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? करीब-करीब उस संक्षेपण को 3 घंटे 3 पेज पे लिखना है। तब जाके आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है। तब उसमें क्रिया में क्या करते हो? संक्षेपण की परिभाषा लिख दी, संक्षेपण के प्रकार लिख दिए, संक्षेपण की विशेषताएँ लिख दी, संक्षेपण के गुण लिख दिए और संक्षेपण के दोष लिख दिए। इतना जब आप डिफाइन करते हो जब 10 में से आपको 7, 8, 9 नंबर तक मिलते हैं। तो संक्षेपण एक ऐसी क्रिया है कि आप लिख रहे हो तो एग्ज़ाम में कैसे लिख रहे हो? अपने वास्तविक जीवन में आप उन घटनाओं को संक्षेप में कैसे बता रहे हो? कोई नहीं सुनना चाहता आज के ज़माने में। इतना कम समय एक ज़माना था हमारा वाला, हमारा भी नहीं कहना चाहिए, हमारा ज़माना भी हम भी आपके ही ज़माने के हैं, बहुत पुरानी नहीं हूँ मैं। हमसे जो पुराना ज़माना था, उस समय जो थी ना वो पैसों की कद्र थी। कहते थे लोग कि पैसे 2 पैसे बचा लो, समय तो बहुत है अपने पास, समय की चिंता नहीं है। भई हम यहाँ से 2 किलोमीटर तक पैदल चले जाएँगे, आधा घंटे का समय लगेगा, लेकिन 2 रुपए बच जाएँगे ना। नीड किस चीज़ की ज़रूरत थी, आवश्यकता किस चीज़ की ज़्यादा थी? पैसों की। और वर्तमान समय क्या कहता है बताइए? वर्तमान समय कहता है कि समय बचा लो, पैसा चौगुना कमा लो। जो 1 घंटा हम पैदल चलने में अपने घर से ऑफ़िस में लगा रहे हैं, उस 1 घंटे में बैठ के सिस्टम पे हम दुगना पैसा कमा लेंगे। तो भाई जो ₹5 रिक्शे के देना है, 10 मिनट में पहुँच जाएँगे, फिर उसके बचे हमारे पास 50 मिनट। उन 50 मिनट में सिस्टम पे बैठ के हम दुगना पैसा कमा लेंगे। जाएगा ₹10 और कमाएँगे हम 5 गुना 10 गुना तक इससे। तो वर्तमान समय क्या कह रहा है? समय की कीमत समझो। अगर आपके लिए समय के मूल्य समझ में आ गया, तो समझिए कि पैसा आपकी जेब में है। लेकिन पहले का ज़माना क्या कहता था? भाई साहब समय तो हमारे पास है, मज़दूरी करने ही तो जाना है दिन भर में, एक ईंट ही उठानी, एक दीवार ही उठानी है, एक क्लास ही लेनी है, एक पढ़ाना ही है, इतना टेक्नोलॉज़ी नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो समय की कीमत थी। अब आज समय की कीमत है। पैसों की कीमत पैसे तो जितना चाहे कमा लोगे आप, समय को आपने बचा लिया ना, तो पैसा आप चौगुना कमा सकते हो। उसी प्रकार ये बात हो रही कि जो चीज़ होना चाहिए ना संक्षेपण, वो स्वतःपूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई। आवश्यक, अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझ कर करना चाहिए। कौन से अंश इसके आवश्यक है, कौन से अंश इसके अनावश्यक है। संक्षेपण में उतनी ही बातें आवश्यक, अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझ कर करना चाहिए। यही अभ्यास से संभव है और ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास के। बिना अभ्यास के तो संभव है ही नहीं। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाएँ, जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो। ना तो अपनी ओर से कहीं बढ़ाई जाए और ना ही घटाई जाए। जो मूल संदर्भ में है, उनको ही आपको लिखना है, उनको ही आपको करना है। इसमें ना आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें ना आप अपनी तरफ से घटा सकते हैं। ना ही आप मुख्य बात को कम कर सकते हैं। तभी एक अच्छा संक्षेपण लिखा जा सकता है। मूल में जिस विषय पर विचार पर जितना जोर दिया गया है, उसी उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ कम कर दिया जाए। संक्षेपण, व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है। देखो कितनी बढ़िया बात की है। तो संक्षेपण जो होता है ना, उसमें व्याख्या जो आप व्याख्या लिखते हैं, हो सकता है व्याख्या बड़ी भी हो जाए, हो सकता है व्याख्या छोटी भी हो जाए। किसी चीज़ का आशय लिखते हैं, किसी चीज़ का भावार्थ लिखते हैं या किसी चीज़ की समरी लिखते हैं। है आस-पास उसके, लेकिन संक्षेपण फिर भी उनसे भिन्न है। क्योंकि संक्षेपण जो कहता है ना,
वो संक्षिप्तता को कहता है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें संक्षिप्तता कितनी है। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। जितनी संक्षिप्तता होगी उतना संक्षेपण आपका अच्छा होगा। यद्यपि इसके आधार का निर्धारण और नियमन संभव नहीं है, तथापि संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप? तृतीय अंश के रूप में संक्षेपण को रखा जा सकता है। इसमें व्यर्थ, विशेषण, दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या और वर्णन नहीं। तृतीयांश का यहाँ अर्थ लिया है इन्होंने कि तीसरा अंश उसका नहीं होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो बिल्कुल संक्षिप्तता के साथ होना चाहिए। इसमें व्यर्थ के दृष्टांत, विशेषण, उदाहरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यांशों के स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब कोई आप पद लिख रहे हैं तो बहुत लंबे लंबे वाक्य मत लिखिए, उसमें लंबे लंबे शब्द मत लिखिए। उसमें एक छोटा सा चिन्ह लगा दीजिए, योजक चिन्ह, चांद सा। अब चांद और सा के बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया तो अर्थ कितना लंबा निकल गया। फिर नायिका का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, लेकिन लिखने में कितने सा वर्ड आया, दो वर्ड आए, दो शब्द आए आपके, चांद सा। तो हमने वहां क्या लगा दिया, सामासिक चिन्ह लगा दिया, एक योजक चिन्ह वहां लगा दिया और उसे छोटा बना दिया। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए। भाई आपसे कहा जाए कि 200 शब्दों में ही आपको इसका पूरा संक्षिप्तीकरण करना है, तो आपको 200 शब्द में करने के लिए हर चीज का ध्यान रखना है। आपको सामासिक पदों का प्रयोग करना है, दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या आपको उसमें नहीं लिखनी है किसी भी प्रकार की। किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक रखा जाए कि मूल की कोई आवश्यक बात ना छूट पाए। आप संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं तो उसमें मूल की कोई आवश्यक बात आपकी छूटना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से वो बात नहीं छूटनी चाहिए आपकी। स्पष्टता संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। अब शब्द शक्तियों की बात कर दी इन्होंने। अभिधा, लक्षण और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो इन्होंने कहा कि जब संक्षेपण लिख रहे हो तो व्यंजना शब्द शक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाना चाहिए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का पूर्ण संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसका मूल संदर्भ और उसका अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है। इसकी विशेषताओं पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कशन किया कि पूर्णता होना चाहिए। किसी प्रकार से आप मूल रूप को घटा नहीं सकते। संक्षिप्तीकरण आप किसी चीज का कर रहे हैं, संक्षेपण आप किसी चीज का कर रहे हैं, तो उसकी पूर्णता को कम नहीं कर सकते। पूर्णता तो आपको पूरी लेनी पड़ेगी। कोई मतलब बिंदु आपका छूटना नहीं चाहिए। अब संक्षिप्तता का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है कि संक्षिप्त है, आपको अनेसेसरी व्याख्या, भावार्थ, विश्लेषण ये सब नहीं लिखना है। सामासिक चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसे आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। स्पष्टता की बात हो रही है तो संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी चीज का संक्षेपण लिख रहे हैं, उसकी स्पष्टता पे बात कर रहे हैं, तो मूल संदर्भ को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। संक्षेपक को यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता है। जब संक्षेपण कोई पढ़ रहा है या संक्षेपिका कोई पढ़ रहा है तो उसमें मूल संदर्भ नहीं रहता है। इसलिए उसमें जो कुछ लिखा जाए वह बिल्कुल कैसा होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। भाषा की सरलता संक्षेपण के लिए बहुत जरूरी है। जब भाषा सरल बनाना हो आपको तो उसकी संक्षेपण के लिए बहुत जरूरी है। उसकी भाषा सरल और कैसी होनी चाहिए, परिष्कृत होनी। परिष्कृत मतलब परिमार्जित। परिमार्जित मतलब एकदम साफ सुथरी, लिपा पोती जो कहते हैं ना हम, और आप, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कभी कभी क्या होता है, याद आ गया मुझे अचानक से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में आ, अभी मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की थी, कुछ साल पहले की बता रही हूँ, अभी की नहीं। तो बोर्ड की कॉपी में हिंदी का पेपर था। अब हिंदी के पेपर में बच्चे ने लिखा, अपना जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे उसने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।
लास्ट में उसने बड़े अच्छे से लिखा है, आदरणीय मैडम ऑब्लिक सर, जो भी मेरी कॉपी को चेक कर रहा है वो इसका पेज जरूर पलट के देखे। भाई उसमें उत्सुकता आ गई हमें कॉपी चेक करते हुए, तो मैंने उसके पेज को पलट के देख लिया। जब मैंने उसका पेज पलट के देखा तो उसमें लिखा था, गाय हमारी माता है, नंबर देना आपको आता है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन गुरुजी नंबर देना आपको आता है। थोड़ी हंसी आई। अब मैं तो नहीं थी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल देखा, लगा यार बच्चे की सोच देखो आप, कितनी संक्षिप्तता में अपनी बात कह के चला गया, कितनी परिष्कृत और परिमार्जित भाषा थी कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, नंबर देना गुरुजी को आता है। तो गुरुजी ने भी लिख दिया नीचे। जानते थे गुरुजी ये कॉपी पहुंचेगी तो नहीं बच्चे के पास, लेकिन गुरुजी ने अपनी मन की संतुष्टि के लिए लिख दिया, बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। मतलब बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। अगर तुम गलत लिखोगे तो नंबर देना मेरे लिए पाप है, क्योंकि बैल हमारा बाप है। जिस प्रकार गाय तुम्हारी माता है और नंबर देना मुझे आता है, उसी प्रकार बैल मेरा बाप है और नंबर देना पाप है। मतलब इन दो लाइनों में बहुत कुछ छिपा है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप भाषा को लिख रहे हैं, संक्षिप्तता को लिख रहे हैं, उसकी स्पष्टीकरण को लिख रहे हैं, उसकी सरलता को लिख रहे हैं, तो वहां क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी भी हालत में अलंकृत नहीं होना चाहिए। अलंकृत मतलब अलंकार हो उसमें, भाषा लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि अलंकार नहीं हो, लेकिन वो अलंकृत ना हो। अब अलंकार बना दिया, फिर उसका डेफिनेशन दे रहे हो, फिर उसकी परिभाषाएं दे रहे हो, फिर उसके बारे में आप लिख रहे हो अलग अलग प्रकार से, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, अलंकृत नहीं होना चाहिए। यह साफ साफ हो, उसमें किसी भी प्रकार का चमत्कार या घुमाव फिराव लाने की कोशिश ना की जाए। संक्षिप्तीकरण कर रहे हो, संक्षिप्तीकरण आप कीजिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का घुमाव लाने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए संक्षेपण की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होना चाहिए। आडंबर यहाँ क्या कहा, किसको कहा गया? मतलब बहुत ज्यादा आप रिएक्ट मत कीजिए। आडंबर का मतलब हुआ कि बहुत सारी चीजों को आडंबर मत बनाइए। तामझाम, जैसे हम कहते हैं ना, आडंबर मतलब तामझाम, कि भाई शादियां होती हैं, शादियां ऐसे आज ही थोड़ी शादियां शुरू हो गई, शादियां तो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन कितनी सादगी की शादियां होती थी। और आडंबर क्या होने लगा शादियों में, भाई दुल्हन मंच तक जाने में पहले दो चार डांस करेगी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुल्हन है कि नचनिया है, क्योंकि आडंबर इतने हो गए हैं शादियों में, नई नई चीजें इतनी निकल के आ गई हैं शादियों में। स्टेज तक जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं, उसके बाद वो आप देखो बड़े बड़े झूलों, और अभी मैंने देखा था एयर मतलब पूरा रोबोट बनाया था, और उसमें फ्लाइट वगैरह सब कुछ लगाई थी, उसके ऊपर से जाके वो वरमाला पहना रहे हैं, वो उनको वरमाला पहना। भाई साहब वरमाला तो सामान्य तरीके से भी पहनाई जा सकती है। शादी जो है एक अटूट बंधन है, एक मंगलों का बंधन है, ना कि इतना आडंबर की आवश्यक। सिर्फ शब्द को समझाने के लिए मुझे इतना एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है, बाकी इसकी यहाँ नेसेसरी नीड नहीं थी। ये ही है जो मैंने गलती की, संक्षेपण समझाने के लिए मुझे इस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं थी। हम बहुत संक्षिप्तता में आडंबर को समझा सकते थे, लेकिन सिर्फ आडंबर शब्द को समझाने के लिए मुझे इस एग्जाम्पल की यहाँ जरूरत पड़ी, तो ये इसके दोष हो गए। क्लियर? तो आडंबरहीन होना चाहिए, सरल एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तभी उसमें सरलता आएगी। शुद्धता संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होना चाहिए, भाव भी शुद्ध होना चाहिए और भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब यह है कि संक्षेपण में वे ही तथ्य विषय लिखे जाने चाहिए जो मूल संदर्भ में हो, जो मूल विषय में हो, वही सिर्फ इसमें आपके आना चाहिए। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी ना हो जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सके। इसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है, और ना ही अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी होनी चाहिए। जब आप संक्षेपण लिख रहे हैं, तो संक्षेपण में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। भाषा उसकी कैसी होनी चाहिए? व्याकरणोचित होनी चाहिए।
टेलीग्राफिक नहीं होना चाहिए। टेलीग्राफिक मतलब आप ये टेलीग्राम वाले चिन्ह देखते हैं ना, ये इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। इसे कहा जाता है टेलीग्राफिक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका प्रवाह और क्रमबद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रभाव एक आवश्यक गुण है। उसमें जो भाव है, उसमें जो भाषा का प्रभाव है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भाव क्रमबद्ध हो, भाषा कैसी हो, प्रवाहपूर्ण हो। भाव आपके जो निकल रहे हैं, जो फीलिंग्स निकल रही हैं, वो कैसी होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। या भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण, मतलब सुनने वाला एकदम आप में खो जाए, सुनने वाले को ऐसा लगे कि वाकई में आप कितना प्यारा बोलते हैं। अच्छा, इस चीज को फिर भी हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। हम संगीत सुनते हैं, संगीत में हम कितने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चाहे वो पॉप पॉप संगीत हो, हॉप हॉप संगीत हो, आपका क्लासिकल हो, म्यूजिकल हो, कोई भी संगीत हो। और आज के ज़माने में अगर पुराने गाने लगा लो ना, तो रात में नींद कितनी प्यारी आती है। आपको भी और हमें भी। एकदम सैड सॉन्ग चल रहे हो, बिल्कुल मध्यम-मध्यम स्लो मूवमेंट में बज रहे हैं और आपको नींद आ रही है, सो रहे हैं। तो ये यहाँ जो इन्होंने बात रखी है अपनी कि कैसी होनी चाहिए, प्रवाह, अपना पूरा प्रभाव आपके ऊपर छोड़ने वाली होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण भाषा होना चाहिए। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप निखरता है। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही, जब क्रम अच्छा होगा, प्रवाह अच्छा होगा, तो संक्षेपण का रूप निकल कर आता है। वाक्य सुसंबद्ध और गठित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गठित। प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहां तहां अथवा अतिवेद तथापि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वहां ऐसा हुआ, उसके बाद अथवा का प्रयोग हो, तथा का प्रयोग हो, यद्यपि का प्रयोग हो, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक भाव दूसरे भाव से कैसा होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। उसमें तार्किक क्रमबद्धता रहनी चाहिए, लॉजिकल चीजें, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जब आप किसी चीज का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, तो उसमें लॉजिकल सीक्वेंस जरूर रखना चाहिए। सारांश यह है कि संक्षेपण में 3 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम पूरा ये पढ़ते हैं संक्षेपण के बारे में, विशेषताओं के बारे में, तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। पहली है संक्षिप्तता, ब्रेविटी। दूसरी है आपकी स्पष्टता, क्लियरनेस। संक्षेपण लिखते समय क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियरनेस होना चाहिए। चौथी है आपकी क्रमबद्धता, मतलब आप वो क्रम से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अब क्रमबद्धता को इसको कैसे समझेंगे हम यहाँ, कि फिल्म की स्टोरी आप लिख रहे हैं या किसी उपन्यास के पार्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, तो फिल्म की स्टोरी में मिड में आया हीरो के ऊपर अटैक का होना। फिल्म देखी है आपने, फिल्म कई प्रकार की होती है, लेकिन हर फिल्म का जो सीक्वेंस होता है, प्रारंभ कैसा होता है, एकदम शांत माहौल, पारिवारिक माहौल हर घर में, और फिर बीच में से बनता है एक रूम, एक क्राइटेरिया, एक समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्या से लड़ते 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 हीरो अंत में उसका समाधान करता है और हैप्पी माहौल पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हर फिल्म की यही है। क्रमबद्धता आप जब संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, तो उसका बहुत अभिन्न अंग है। बिना क्रमबद्धता के इसमें मजा नहीं आता है। अब हम यहाँ कुछ संक्षेपण के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो संक्षेपण में किन किन नियमों को लिया जा सकता है। यद्यपि संक्षेपण के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते, तथापि अभ्यास के लिए कुछ सामान्य नियमों का होना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे नियम नहीं बना सकते, भाई किसी को क्रमबद्धता से लिखना है, किसी को स्पष्टता से लिखना है, किसी को संक्षिप्तता से लिखना है, तो चीजें हम गलत नहीं लिख सकते, लेकिन उसे हम बता सकते हैं। कुछ नियम जो हैं, जो आवश्यक हैं, वो जरूर हम इस पे यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब भी आप लिख रहे हैं संक्षिप्तीकरण, तो पहले उसका जो मूल संदर्भ है, जो उसकी कहानी है, जो उसका मेन मटेरियल है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट ना हो जाए, तक संक्षेपण लिखना प्रारंभ ना करें। अभी मैंने चंदू चैंपियन की कहानी आपको बताई। जब तक आप वो कहानी देखोगे और जब तक आपका कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में क्लियर ना हो जाए, जैसे ही वो मस्तिष्क में आया, यहाँ क्लियर हुआ, यहाँ बैठा, वैसे ही क्लियर हुआ, वैसे ही जाके वो, जब आपको उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट ना हो, तब तक संक्षेपण लिखना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मूल अवतरण
कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर से आप संक्षेपण लिखना चाह रहे हैं, उसे आप कम से कम 3 बार अवश्य पढ़िए। 3 बार पढ़ने से आपका जो काम करने का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, वो उचित और बिल्कुल समायोजित तरीके से लिखा जाएगा, मूल रूप से। उसके बाद मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों और वाक्य खंडों को रेखांकित ज़रूर कर लें, जिसका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों अथवा विचारों की अनुभूति में विशेष महत्व हो। इस प्रकार कोई भी तथ्य छूटने नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, सबके एक पढ़ने लिखने का एक तरीका होता है, मेरा भी था छोटे में। मुझे जनरली जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन होता था और मुझे याद करना हो, वो नहीं याद हो रहा है, तो मैं उस पे ट्रिक लगाती थी, दिमाग लगाती थी। दिमाग कैसे लगाती थी मैं उसपे कि भाई मुझे ना, सपोज कीजिए साइंस का, केमिस्ट्री का कोई अनुबंध मुझसे नहीं याद हो रहा है या तैयार नहीं हो रही, वो केमिस्ट्री चीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रही, फिजिक्स की कोई डेरिवेशंस मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्या करती थी कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, टीचर्स ने ही पढ़ा लिया, याद नहीं हुआ। मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई, लकड़ी की टेबल सबके यहाँ होती है, मेरे घर में भी थी। उसके चारों तरफ मैंने एक पर्दा लगाया, उसके अंदर बैठ के उसे तैयार किया। अब उसे वहां बैठ के तैयार किया और एग्जाम में वो क्वेश्चन फंस गया, तो मुझे वो डेरिवेशंस भले याद ना आ रही हो, तो वो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मुझे वो कॉन्टेक्ट याद आ गया, वो केमिस्ट्री याद आ गई कि हाँ, मैं टेबल के अंदर इस क्वेश्चंस को मैंने याद किया था, तुरंत क्लिक किया और मैंने उसे लिख दिया। तो ये थी ट्रेजेडी। ट्रेजेडी होती है ना जो, इन्होंने कहा कि उन वाक्य खंडों को जो आपको संक्षेपण में लिखना है, उनको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, उनको रेखांकित कर लोगे, जिन विषयों से मूल संबंध रख रहा हो, उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन वाक्य खंडों को, उन सभी को आप रेखांकित कर लीजिए। रेखांकित करने के बाद उसका संबंध आपके सीधा विचारों से होगा। बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप उन चीजों को। एक नई क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरे एक टीचर थे, एग्जाम्पल्स देना जरूरी है यहाँ पर कि चीजें आपको कैसे याद होंगी, कैसे आपको समझ में आए। मेरे एक टीचर से केमिस्ट्री पढ़ाते थे, सीपीडब्ल्यू भी पढ़ाया उन्होंने मुझे, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य पढ़ाते थे वो। तो उसमें हम लोगों के लिए एक समाज में रहने के बाद सामाजिक कार्यों को करने की गतियाँ सिखाई जाती थी कि समाज में कैसे रहोगे। तो जैसे सपोज़ कीजिए सुबह से उठ के सभी के लिए चाय बनाना है, वृद्धाश्रम में हैं, हम चाय बना रहे हैं, तो वो हमें चाय बनाने की मेथड बताते थे। अच्छा आप बताइए, आप भी अगर होंगे या मैं भी होंगी, लाइफ में कोई भी इंसान होगा, तो वो चाय बनाने की मेथड क्या बताएगा? सिंपल। आप भी सोच रहे होंगे सिंपल। गैस को ऑन करो, पतीले में पानी डालो, पतीले में पानी डालने के बाद उसमें चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, एक्सेट्रा जो भी आप डालना चाह रहे हैं वो डालिए, दूध डालिए, खोल जाए, चाय को छान के दे दीजिए, हो गई चाय। वो ऐसे नहीं सिखाती थी चाय बनाना। मतलब ये पर्टिकुलरली चाय बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, वो बंध बनाना भी सिखाते थे हम लोगों को केमिस्ट्री में, अणु बंध करना, वो भी बड़े अच्छे तरीके से सिखाती थी। उन्होंने अगर हमें H2O भी सिखाने की कोशिश की ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कैसे सिखाती थी? देखो ऐसा है, चाय बनाने के लिए सुबह में 6 बजे उठा। जैसे ही मैं उठा, क्या किया जाए उठ के? ब्रश कर लिया जाए। ब्रश करने के लिए ब्रश, भाई सब चाय बनाने की विधि चल रही थी। कोई बात नहीं, ये संक्षेपण में नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं इसको मूल अर्थ को समझने की बात कर रही हूँ यहाँ। नहीं तो आप सोचे कि मैम तो इतना लंबा चाय बनाने की मेथड बना रही, ये संक्षेपण में कैसे लिखा जाएगा? नहीं, हम आपको सिर्फ मूल अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको मैंने एक पॉइंट से यहाँ समझाया है कि आप पूरे को कम से कम 3 बार पढ़ें। जो आपके सामने टॉपिक रखा है उसको 3 बार पढ़ें, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन वाक्यों पे, उन वाक्य खंडों को रेखांकित करें। तो मैं उनको रेखांकित करने का तरीका बता रही हूँ कि आप पूरे चैप्टर से रेखांकित कैसे करेंगे। नहीं, ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद अचानक लगा कि यार वॉशरूम हो रहा है, वॉशरूम चले गए। वॉशरूम से आने के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि सर कब बताएंगे, चाय बनाने की विधि कब बताई जाएगी। अब देखा कि वॉश बेसिन में बर्तन डले हैं, पहले वो भी साफ कर लिए। तो ये चाय बनाने की मेथड में शामिल नहीं थे, ये नहीं थे चाय बनाने के मेथड में शामिल, लेकिन ये बताए गए। ये सार आपके सामने लिखा रखा है, ये पूरा का पूरा बिंदु आपके सामने लिखा रखा है। इसमें से आपको संक्षेपण छांटना है कि इसमें से आप संक्षेपण कैसे छांटेंगे। फिर भाई बर्तन साफ हो गए तो देखा पतीला कहाँ है, पतीला उठा लिया,
पतीले को गैस पे रखा ही था, पानी डाला ही था कि बाहर बारिश आ गई। तो अब आपको इसमें से अंडरलाइन क्या करना था? इसमें से आपको अंडरलाइन ये करना था कि हमने पतीले को उठाकर गैस पे रख दिया, उसमें पानी डाल दिया। संक्षेपण का पहला बिंदु तैयार हो गया। आपका जो संक्षेपण लिखा जाएगा उसका पहला बिंदु, इतनी सारी बात मैंने कही, उसमें पहला बिंदु ये था, ये पतीले को उठा के गैस पे रखना था और पानी डालना था। पानी डालने के बाद सर के यहाँ बारिश आ गई। बारिश आ गई तो सर को लगा कि यार बारिश आ गई, कपड़े डले हैं सूखने के लिए, सब खराब हो जाएंगे। तो सर ने गैस को किया स्लो और चले गए कपड़े उठाने। कपड़े उठा के ला रहे थे, लाते 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 बच्चों ने फरमाइश कर दी नाश्ते की भी। अभी चाय नहीं बनी है, चाय बनने का भी प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ। बच्चों ने जैसी फरमाइश नाश्ते की तो सोचा चलो साथ में पोहे भी बना लेते हैं। तो पोहे की सामग्री में शुरू हो गए। फिर अचानक याद आया कि अरे मैं तो चाय बना रहा था पहले। चाय उबल गई होगी, मतलब उसका पानी उबल गया होगा स्लो पे भी। तो फिर वापसी अपने कंटेंट पे आ गए। अब वापसी कंटेंट पे आए तो क्या कहा उन्होंने? उसके बाद पानी उबलने के थोड़ी सी देर बाद हमने इसमें चीनी डाली। चीनी को जब बहुत अच्छे से खौला लिया तो हमने इसमें चाय पत्ती डाली। अब आपको अंडरलाइन कौन सी लाइन करनी है इसमें? पानी खौल गया वो तो आप कर चुके हैं। चीनी डालने वाली संक्षेपण के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। चाय पत्ती डालना भी इंपॉर्टेंट है आपके संक्षेपण के लिए। चाय पत्ती डालने के बाद जब वो खौलने रखी, वो खौल रही है, वो खौल रही है, तब तक सर ने कहा चलो बच्चों के लिए पोहे बना दे। अब शुरू कर दी उन्होंने पोहे बनाने की मेथड। पोहे को निकाला, छन्नी में डाला, धोया, धोने के बाद आलू काटे, प्याज काटी, मिर्ची काटी, ये सब चल रहा है अभी प्रोसीजर में। वहां चाय उबल रही है। आपके संक्षेपण का मुद्दा अभी नहीं आया, आपके संक्षेपण का पॉइंट अभी नहीं आया। उसके बाद जब थोड़ी देर चाय उबल गई तो लगा अरे जल नहीं जाए। तो उन्होंने कहा 1 कप पानी में आधे कप दूध डाला जाएगा। तो अब आपको इंपॉर्टेंट नोट कौन सा आ गया इसमें संक्षेपण का? कि चाय को उबलने रखा, उसमें चाय पत्ती चीनी डाली और 1 कप पानी डाला। उस 1 कप पानी में आधे कप दूध डाल दिया। अब ये और उसमें थोड़ा सा अदरक किस के डाल दिया। अब चाय फिर खोल रही है। सर फिर पोहा बनाने चले गए। पोहा का आगे का काम हो गया शुरू। प्याज कट गई, आलू कट गए, कढ़ाई में डल गए और वो तलने लगे और सिकने लगे और मूंगफली दाने डल गया, कड़ी पत्ता डल गया, सब कुछ डल गया। उसके बाद उसमें पोहे डल गए। उसके बाद जैसी चाय खौली, उसे हमने चाय पत्ती छानी और 1 कप में सामने वाले गैस को सर्व कर दिया। तो आपके लिए संक्षिप्तीकरण पॉइंट कौन कौन से थे? सिर्फ 5। पतीले का रखना, उसमें चाय पानी का डालना, उसमें चाय पत्ती चीनी का डालना, उनका खौलना, उसमें आधे कप दूध का डालना और उसे कप में छानना। ये विधि थी। लेकिन इस विधि को समझाने में इतना सारा समझाना पड़ा। अब इतने सारे को जब आप 3 बार पढ़ोगे, तब आपका मुख्य बिंदु निकल के आएगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि जब तक आप उस अवतरण को कम से कम 3 बार नहीं पढ़ लेंगे, आप उसका संक्षिप्तीकरण नहीं कर पाएंगे। तो मूल के भावार्थ को समझने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों, वाक्य खंडों को रेखांकित कर दीजिए, जिसका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों अथवा विचारों की अनुभूति से विशेष महत्व हो। इस प्रकार कोई भी तथ्य छूटने नहीं चाहिए। ना छूटेगा और ना आपके दिमाग से वो चीजें स्लिप होंगी। संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे अपनी ओर से किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अथवा आलोचना प्रत्यालोचना ना हो। संक्षेपण के लेखक को ना तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है और ना अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है। उसे तो मूल के भावों अथवा विचारों के अधीन रहकर उसे संक्षेप में लिखना है। संक्षेपण को अंतिम रूप देने के लिए रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। फिर में उसमें उचित और आवश्यक जोड़ घटाव करना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मूल लिखा गया है उसी क्रम में संक्षेपण भी लिखा जाए, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि उसमें विचारों की तारतम्यता बनी रहे। ऐसा मालूम होना चाहिए कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से
सीधा संबंध बना हुआ है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ है। उक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने के पहले उसे एक दो बार पढ़ लेना चाहिए। आप एक दो बार पढ़ लेंगे ताकि कोई आवश्यक विचार छूटने न पाए। जहां तक हो सके यह अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए। यदि शब्द संख्या पहले से निर्धारित है तो प्रयास करना चाहिए कि संक्षेपण में उसका पालन किया जाए। सामान्यतः उसे मूल संदर्भ का एक तिहाई होना चाहिए। बिल्कुल। अंत में संक्षेपण को व्याकरण के अनुसार एक क्रम सामान्य नियमों के रूप में लिखना चाहिए। संक्षेपण को उपयुक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। जो आपने संक्षेपण बना, जिस विचार को आपने लिखा, उसका एक उचित शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखता हो। शीर्षक लघु और कम से कम शब्द वाला होना चाहिए। शीर्षक कैसे बनता है? शीर्षक कैसे बनता है? उससे बात कर रही हूँ मैं। शीर्षक कैसे बनेगा? तो शीर्षक कई-कई राइटर्स मैंने देखे हैं, मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है साहित्य को, तो पूरा कंटेंट लिख देते हैं, पूरी कहानी लिख देते हैं, लेकिन उन्हें अभी अब इसका टॉपिक नहीं पता। खूंटे पे लटका पजामा सुना होगा आपने। तो खूंटे पे लटका पजामा की हिस्ट्री क्या थी? जब दिमाग से थोड़ा-सा स्लिप हो रहा है किसने लिखा है इसे, देख लेना आप। खूंटे खूंटे का पजामा ऐसा कुछ करके टाइटल है वो। पूरा लिख लिया हरिवंश राय बच्चन जी नहीं, किसने लिखा है थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे, कोई बात नहीं देख लेंगे इसको हम। नेक्स्ट कंटेंट में ज़रूर क्लियर करूँगी आपको। तो खूंटे का पजामा करके एक कहानी लेखक लिख रहा था। कहानी का शीर्षक उसे नहीं पता था कि क्या रहेगा। बस उसकी कहानी का मूल जो था वो ये था कि एक आदमी आता है, घर में रहता है, पारिवारिक स्थितियाँ उसकी ठीक नहीं है, परेशान है। स्टोरी चल रही है लगातार। वो आता है शाम को और वो अपना पजामा जो है ना खूंटे से लटका देता है, टाँग देता है। खूंटे मतलब होता है आपके दरवाजे के बाहर का गेट या उसके बाजू में लगा हुआ कोई एंगल उसपे। टाँग देता है, सुबह उठता है, फिर नौकरी, धंधा, पानी, बिज़नेस यही चलता रहता है। शाम को आता है, फिर देखता है कि उसमें दिन भर कमाने के बाद भी 10 रुपए नहीं बचते क्योंकि वो ड्रिंक करता है, ये करता है, पारिवारिक समस्याएँ इतनी सारा उसका खर्च हो जाता है। तो इतना सब करने के बाद अंत जब होता है उसका तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उस तख़्त पे वो लेटा है, सो रहा है और उस पजामे को देखते-देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर लेखक इतना सब करने के बाद हैप्पी एंडिंग करने के बाद मतलब उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वालों को जो पजामे में पैसा मिला था, वो रख लिया उन्होंने और उसके बाद लेखक सोचता है कहानी का अंत तो अच्छा हो गया, सुखद हो गया। ज़रूरी नहीं कहानी का अंत सुखद हो, कभी-कभी दुखदाई भी होता है, पीड़ाजनक भी होता है। तो कहानी का अंत तो हो गया लेकिन मैं अभी तक इसका टॉपिक नहीं ढूँढ पाया। मैं इसका शीर्षक नहीं ढूँढ पाया कि आखिर इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो वो अपने अन्य लेखकों को अपनी कहानी सुनाता है, पढ़ाता है, बताता है कि भई मैंने कंप्लीट कर लिया है तैयार लेकिन अभी मेरे पास इसका शीर्षक नहीं। तो कई लोग उसको कई प्रकार का शीर्षक बताते हैं, खूंटे की कहानी लिख दो, खूंटे के पजामे की कहानी लिख दो, खूंटे पे लटके पजामे की, तो अंत जो निकलता है उस कहानी का वो ये निकलता है, खूंटे का पजामा। मतलब पूरा जीवन भर उस पजामे में उसने निकाल दिया, लेकिन रुपया एक नहीं बचा पाया। जितना भी कमाता था उस पजामे में रखता था और सारा का सारा घर की ज़रूरतों और घर की आवश्यकताओं पे खर्च कर देता, अंत खत्म हो जाता था। तो यहाँ जो बात इन्होंने कही है कि उसका जो अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए शीर्षक, उपयुक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखता हो। अब खूंटे का पजामा अगर हमने शीर्षक इसका लिया है, लिया है तो फिर मतलब हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ इस पजामे का और इस कवि का, इस लेखक का इसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन है।
शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखता हो। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला भी होना चाहिए। अब संक्षेपण लिखने के कुछ आवश्यक निर्देश हैं। संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, तुलनात्मक विद्या का समावेश नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्षकाल कथन में भी लिखा जाना चाहिए। अन्य प्रोस का भी इसमें प्रयोग होना चाहिए। भाषा इसकी सरल होनी चाहिए, मुहावरे और अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को काट छांट कर निकाल देना चाहिए। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे। लेकिन अपवाद भी हो सकता है, इस कथन में तो अपवाद भी हो सकता है कि प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे। जरूरी नहीं कि हर संक्षिप्तीकरण में मूल वाक्य ऐसा हो जो हर विषय को स्पष्टीकरण कर दे। तो ये इसको अपवाद भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है इस पर। या निर्दिष्ट शब्द संख्या में लिखा जाना चाहिए। यदि कोई निर्देश ना हो तो इसे कम से कम मूल की एक तिहाई होना आवश्यक है। समास, प्रत्यय, कृदंत द्वारा वाक्यांश या शब्द एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किया जाना चाहिए। संक्षेपण के शैलीगत नियम भी हैं कुछ। संक्षेपण में विशेषणों और क्रिया विशेषणों के लिए स्थान नहीं होता। इन्हें निकाल देना चाहिए। संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं जानी चाहिए। इसे हर हाल में आडंबर विहीन होना चाहिए। संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो। तक संभव हो, मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल के भाव और विचारों में अर्थ का उलटफेर ना हो। संक्षेपण में मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो मूल के भावोत्कर्ष में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हो। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए हैं। वाक्य खंड, एक शब्द, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा। उसके लिए क्या बोलेंगे हम? बहुपत्नीत्व। अब इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी है आपको। एक से अधिक पति रखने की प्रथा थी, उसको हमने क्या बोल दिया? सिर्फ बहुपत्नीत्व। जिसका मन अपने काम में नहीं लगता है, अन्य मनस्क। जहां नदियों का मिलन हो, इतनी बड़ी लाइन ना लिख के आप लिख दीजिए संगम विशेषज्ञ। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, या कष्ट से होने वाला काम कष्ट साध। जहाँ मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हुआ वहां उसके अर्थ को कम से कम शब्द में लिखना चाहिए। मुहावरे के लिए मुहावरा रखना ठीक ना होगा। संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए। उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा या अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अप्रासंगिक बातों और दृढ़ विचारों की पुनरुक्ति भी हटा देनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा शैली व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए या टेलीग्राफिक नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ एक वाक्य को लेते हैं, प्रत्यक्ष वाक्य, डायरेक्ट नरेशन। राम ने कहा मैं जाता हूँ। अब इसका परोक्ष वाक्य क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। राम ने कहा मैं जाता हूँ, मतलब आपके 3 वर्ड ये हो गए और 3 वर्ड ये हो गए। तो ये डायरेक्ट हो गया, ये राम आपके सामने कह रहा है, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। संक्षेपण की वाक्य रचना में लंबे लंबे वाक्यों और वाक्य खंडों का, अच्छा, इसमें जो कमी है ना डायरेक्ट वाले वाक्य में, इसमें देखिए आप योजक चिन्हों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। राम ने कहा, फिर योजक चिन्ह, मैं जाता हूँ इनवर्टेड कॉमा। तो इतनी सारी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। उसी बात को आप इन सब योजक चिन्हों को सिर्फ की शब्द से जोड़ दीजिए, तो वो संक्षेपण में बदल गया। राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। संक्षेपण की वाक्य रचना लंबे लंबे वाक्य और वाक्य खंडों का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे हर हालत में सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि एक ही भाव में मूल के सारे भाव समझ में आ जाए। अतः संक्षेपण में शब्द गहरे, वाक्य छोटे, भाव सरल और शैली आडंबर विहीन होना चाहिए। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए। कोई भी शब्द बेकार और बेजान नहीं होना चाहिए। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसका प्रासंगिक महत्व है। मूल के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो भाव वंजना और प्रसंगों के अनुकूल है। सार्थक बिना काम नहीं चल सकता। शब्दों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अप्रचलित शब्दों के स्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लिख देनी चाहिए।
एक अवतरण यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। उसका एक संक्षेपण आपको तैयार करना है। देखिए, तैनसेन का साहस देखकर उसके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए। अंत तक वे थक गए, यहाँ तक कि उनके पैर की 2 उँगलियाँ मामूली ढंग से जम गई। पूरा इसमें कंटेंट मैंने आपको लिए लिख के दिया है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब संक्षेपण क्या निकल के आया पूरा? 19,900 फुट का ऊँचा है, 1991 19 अक्टूबर को जाइक जेफरी के पास भेजा गया। बाल विवाह वाली जगह थी, बर्फ जमी हुई थी। पूरा डिटेल्स ये दिया है और इसका संक्षेपण और बहुत छोटे से रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। तो संक्षेपण आपको मुझे लग रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई प्रबंध काव्य और काव्य भी आपको देखने मिलेंगे, जिनमें संक्षेपण के बारे में आपको दर्शाया जा सकता है। तो संक्षेपण एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से कार्य करने की गति और कार्य करने का अनुभव हमें प्राप्त होता है। कि आप उसे कितने सरल तरीके से लिखते हैं, कितने सरल संक्षिप्त तरीके के स्पष्टता के साथ लिखते हैं, वो कहलाता है संक्षेपण। और इसके बाद हम अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।